नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में वो खबरें जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं, वो खबरें जो दिन भर में बनी रहती हैं सुर्खियां। जी हां, वो बड़ी खबरें जिन पर सीधे तौर पर एएनवी न्यूज़ की रहती है निगाह, और वो खबरें जो सीधे तौर पर प्रदेश की सियासत में लाती हैं भूचाल। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, या फिर मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, या फिर उत्तराखंड की बात की जाए, ये वो बड़ी खबरें जो सीधे आपसे सरोकार रखती हैं। चंडीगढ़ में आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध लगातार हो रहा है, और इसके बाद विशेष सत्र जो बुलाया गया सरकार के द्वारा, उसमें विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर डेरा डाल दिया है। विपक्षी दलों ने वहीं पर खाना भी खाया और रात भी बिताई है, क्योंकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो सेशन का समय है, वो अवधि है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन 2 दिन का ये सत्र है, इसमें सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर ही एक नया मसौदा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र के कृषि कानूनों को राज्य में लागू नहीं होने देने को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो, और इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है पंजाब में, उसके साथ साथ अकाली दल ने भी मोर्चा खोल रखा है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में देखिए किस तरह से लूट खसूट मची है और किस तरह से सरकारी योजनाओं की बंदरबाट हो रही है। इसकी बानगी देखने को मिली है हरिद्वार में। जी हाँ, हरिद्वार जनपद में ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए, तो वहाँ सीधे तौर पर एक प्रधान की दबंगई देखने को मिल रही है, जो अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार जनता के पैसे को डकारने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है, और उपचुनाव को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। ऐसे में एएनवी न्यूज़ जनता के बीच में पहुंचा है, चौपाल लगाई जा रही है और पूछा जा रहा है कि आखिर क्या क्या मूलभूत समस्याओं से वो लोग महरूम हैं, क्या क्या उन्हें अब तक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और लेकिन ऐसे में जो राजनीति हो रही है मंचों से, वो सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप की हो रही है। मुंबई की अगर बात की जाए, तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल मेट्रो के साथ साथ आपको बता दें कि अब लोकल ट्रेन भी तैयार है चलने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ पेच फंसा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक मुंबई की लाइफलाइन पटरी पर दौड़ेगी। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ में कृषि कानूनों का ही विरोध हो रहा है। ऐसे में भूपेश सरकार ने भी विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर अपनी फाइल राजभवन भेज दी है। अब राज्यपाल उस पर जल्द से जल्द सहमति जताएंगे, और फिर विशेष सत्र बुलाया जाएगा कृषि कानूनों को लेकर। और चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। जी हाँ, तो केंद्र की मोदी सरकार की अगर बात की जाए, तो तीनों कृषि कानूनों को लेकर पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। सबसे पहले बात हम पंजाब की ही कर रहे हैं, चंडीगढ़ की कर रहे हैं। पंजाब में किसान जोरों से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन के विशेष सत्र बुलाए जाने की बात कही, और फिर दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने सत्र का विरोध करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि लगातार सत्र का विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार केंद्र के साथ साथ फिक्स मैच खेल रही है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि केंद्र के साथ फिक्स मैच खेला जा रहा है कैप्टन सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार का विधानसभा में विरोध करने के लिए अकाली दल के लोग ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे थे, और इसके पहले विधानसभा के बाहर अकाली दल के लोगों ने भी धरना दिया। अकाली दल के लोगों के साथ साथ आपको ये बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस दौरान काले कपड़े भी पहने, और आपको ये बता दें कि इस दौरान काले कपड़े पहनते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने सदन से बाहर इस बार कदम नहीं रखा। सदन के अंदर ही सीधे तौर पर आप देखिए यहीं पर खाना खाया जा रहा है, और रात भी यहीं पर बिताई गई है, सदन में ही रात बिताई गई है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, तस्वीर ऐसी निकल के सामने आती थी कि सदन से वॉकआउट की खबरें आती थी, वॉकआउट कर देता था विपक्ष, बाहर चला जाता था। लेकिन अब तो अंदर ही डेरा जमा दिया, कह दिया गया सीधे तौर पर कि बाकी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो, जो पंजाब की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के साथ विनीत कपूर हमारे सहयोगी सीधा चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विनीत, यहां तो डेरा डाल दिया गया है विपक्ष के द्वारा, सीधे तौर पर मांग है कि सेशन की अवधि बढ़ाई जाए और बाकी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाए। केंद्र के साथ ये फिक्स मैच नहीं चलेगा। बिल्कुल सुनील बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने पूर्ण रूप से अपना जो कह सकते हैं कि एक ऐसा रवैया कहीं ना कहीं इख्तियार किया कि सत्ता पक्ष को भागने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि सीधे तौर पर जहां विपक्ष इस सेशन की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से यह भी मांग की जा रही थी
कि केंद्रीय किसान कानूनों के विरोध में जो एक्ट कैप्टन सरकार विधानसभा के सेशन में लाना चाहती है उसकी कॉपियां जो हैं वो विपक्ष को पहले ही उपलब्ध करवाई जाएं। शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था कि शाम 5 बजे तक ये कॉपियां जो हैं विपक्ष को उपलब्ध करवा दी जाएंगी, लेकिन अब तक ये कॉपियां जो हैं, जो हमारे पास समाचार मिल पा रहा है, विपक्ष को अब तक ये कॉपियां नहीं मिल पाई हैं, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सारी रात विधानसभा परिसर के अंदर ही रहे। वहीं पर उन्होंने खाना खाया, वहीं पर सोए, वहीं पर उन्होंने जमकर कैप्टन की सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन जताया। दूसरी तरफ अगर हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो वो पंजाब भवन के बाहर बैठ गए, जो कि इस वक्त विधानसभा का पार्ट है, क्योंकि वहां पर 3 मिनिस्टर थे। 3 मिनिस्टर वहां पर किसानों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी वजह से श्रोमणी अकाली दल के विधायक जो है पंजाब भवन के बाहर ही डेरा जमा के बैठ गए। लेकिन यहां पर इनके डेरे का ये फायदा जरूर हुआ कि जो अंदर मंत्री मौजूद थे वो विधानसभा जो कह सकते हैं पंजाब भवन के पिछले रास्ते से तारें टापते हुए भागते हुए वहां से नजर आए। तो ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष ने एक कड़ा मैसेज दिया है सत्ता पक्ष को कि अगर आप किसानी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ बड़े लेवल पर मोर्चे खुलते नजर आएंगे। और आज जिस तरह से बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, मोर्चे खुलते नजर आ रहे हैं, ये इसी का प्रतीक है। और आने वाले कह सकते हैं कुछ ही देर में जिस तरह से 10 बजे से ही सुबह से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो उसमें भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन जो हैं वो बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले ही रणनीति बना ली गई है कि आने वाले दिनों में किस तरह से सत्ता पक्ष को विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आएगा। जी विनीत, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखिए विशेषाधिकार है सरकार का कि विपक्ष को जो भी आप व्यवस्थाएं लेकर आ रहे हैं उसकी जानकारी के साथ साथ उनको कॉपी तक मुहैया कराई जाए, जैसा कि कानून भी है। लेकिन यहाँ ये कथनी और करनी क्यों अलग कैप्टन सरकार की? क्यों आखिर विपक्ष को सीधे तौर पर किसानों के मसले पर भरोसे में नहीं लिया जा रहा? एक तरफ आप लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम मसीहा बनकर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो जो विपक्षी दल है वो भी तो केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो भी तो किसानों के साथ खड़े हैं। ऐसे में ये दोहरा चरित्र समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है वो सवाल करता नजर आ रहा है कि अगर आप केंद्रीय कानूनों के विरोध में कोई एक्ट लेकर आ रहे हैं तो उसकी कॉपियां विपक्ष को पहले ही प्रोवाइड करवाई जाएं, ताकि विपक्ष जो है वो उन पर चर्चा करके सीधे तौर पर एक सार्थक बहस का हिस्सा बन सके। लेकिन जिस तरह से सुबह 5 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर से बाहर जाते हैं, उस समय वो प्रतिक्रिया देते हैं कि अभी तक उनको जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि कॉपियां उपलब्ध करवाई जाएंगी, वो कॉपियां अभी तक उनको उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। इसी वजह से उनका ये कहना है कि सुबह 9:15 बजे के आसपास, 9:15 के आसपास वो विधानसभा परिसर के बाहर एक बार फिर से लामबंद होंगे, एक बार फिर से कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्यों अभी तक जिस मुद्दे को लेकर ये विधानसभा का विशेष 2 दिन का सत्र बुलाया गया था, जिस एक्ट को पास करने के लिए वो सत्र बुलाया गया था, वो एक्ट ही अभी तक पास नहीं हुआ। क्योंकि कल भी हमारी कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह से बात हुई थी, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ये एक्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ, उन खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद ये एक्ट जो है इसको बना लिया जाएगा और उसके बाद विपक्ष को भी ये एक्ट दिया जाएगा, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी ये एक्ट दिया जाएगा, ताकि सभी इसके ऊपर अच्छे से मंथन कर लें। और विधानसभा का जब सेशन हो, यानी आज जब सुबह 10 बजे सेशन की कार्रवाई शुरू हो, तो उस समय सीधे तौर पर इसकी सार्थक बहस का हिस्सा बनते नजर आए और सर्वसहमति से ये प्रस्ताव जो है पास करते नजर आए। लेकिन अभी तक जो एक्ट की कॉपियां नहीं मिली, ये एक बड़ा विरोधाभास की स्थिति देखने को मिल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि आखिर क्यों अभी तक एक्ट तैयार नहीं हुआ, क्योंकि एक अहम मुद्दा है यही एक्ट। और इसी एक्ट के माध्यम से पंजाब की किसानी कहीं ना कहीं अपने आप को राहत देने वाला महसूस समझेगी। लेकिन अभी तक अगर एक्ट ही विपक्ष को नहीं मिला, एक्ट ही तैयार नहीं हुआ, तो फिर 11 बजे जब सेशन शुरू होगा तो उसमें क्या कुछ रुख रहेगा सत्ता पक्ष का, ये अब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हाँ, विपक्ष ने आरोप जरूर लगा दिए हैं। विनीत, ये एक्ट के फैक्टों को अगर समझा जाए तो क्या मंशा है सरकार की? क्योंकि जहां तक ये देखा जा रहा है कि पंजाब में देखिए कांग्रेस कह रही है कि हम मसीहा हैं किसानों के, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम मसीहा हैं, अकाली दल कह रहा है कि हमने तो मोह त्याग दिया, हमने 22 साल पुरानी दोस्ती यारी सब खत्म कर दी, हम मसीहा हैं आपके। ऐसे में कैप्टन सरकार को ये तो नहीं लग रहा है कि बिल हम लेकर आ रहे हैं, व्यवस्थाएं हम लेकर आ रहे हैं, इसकी जो मलाई है वो बाकी लोग भी चख लेंगे, यहाँ हमारा ही खेमा बट जाएगा, इसलिए सीधे तौर पर इनको अभी किनारे करो, व्यवस्थाएं करो और एक मैसेज दो किसानों में कि देखिए हम हैं आपके मसीहा, बाकी तो ये लोग तो यहाँ विधानसभा में भी बवाल कर रहे थे। ये मंशा तो नहीं, ये फैक्ट तो नहीं इस एक्ट का?
देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं किसानों के नाम पर पंजाब में सियासत सुनील जरूर होती हुई नजर आ रही है। क्रेडिट वॉर जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए, जिन पर राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो चुके हैं, उन कानूनों को क्या राज्य विधानसभा का अधिकार है कि वो अपने राज्य में लागू होने से रोक सके? ये एक बड़ा सवाल है। इसी वजह से लगातार कहीं ना कहीं जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको तलाशने में कैप्टन सरकार जुटी हुई है। दिल्ली से भी मदद ली जा रही है, पी चिदम्बरम जैसे सीनियर वकीलों की मदद ली जा रही है कि आखिर इन एक्टों को कैसे पंजाब में लागू होने से रोका जा सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन निकल कभी कर कभी क्या सामने होता नहीं है आया जिन कि एक्टों एक को जो पंजाब में चिंगारी लागू होती होने है ना से वो बड़ा पूरा रोका खेल जा बना सके। देती है। कभी कभी एक चिंगारी से भी पूरा खेल बन जाता है। तो कैप्टन सरकार ने ये मैसेज तो दे दिया कि मैं किसी भी हालत में इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा। ये कानून लागू हो जाए वो अलग बात है, अलग है, क्योंकि केंद्र का कानून है, लेकिन एक मैसेज दे दिया किसानों के बीच। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर मैसेज दे दिया है, साथ साथ ये भी कह दिया है कि इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसी तकनीकी चीजें हैं कि जिसके आधार पर पंजाब में ये एक्ट जो है लागू होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि अगर आप पूरे पंजाब को मंडी घोषित कर देते हैं तो फिर ये एक्ट जो है वो पंजाब में प्रभावी नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर एमएसपी की बात करें तो कैप्टन सरकार एमएसपी को लेकर भी एक एक्ट जो है वो विधानसभा के अंदर ला सकती है कि पंजाब के अंदर अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी केंद्रीय कानूनों के चलते पंजाब में आती है तो फिर अगर एमएसपी से कम कीमत पर वो किसानों की फसलों की खरीद करती है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार किसान के पास होगा। इस तरह का अमेंडमेंट पंजाब सरकार करने जा रही है, जिस तरह की सूचनाएं मिल पा रही हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने एक चिंगारी की बात की है, तो मैसेज जरूर दे दिया है कैप्टन सरकार ने। यह तक कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इन कानूनों को पूरी तरह से चुनौती देंगे, यानी विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक की बातें हो चुकी हैं। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल है कि आज जब 11 बजे सेशन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें इस मसले पर किस तरह की सार्थक चर्चा होती है और उसके बाद अंतिम फैसला किस तरह का लिया जाता है, ताकि ये कानून जो है ये पंजाब में लागू ना हो। क्योंकि फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि इन कानूनों को किसी तरह से पंजाब में लागू होने से रोकना है, क्योंकि लगातार किसान भी इसको लेकर कैप्टन सरकार पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं और विपक्ष भी इसको लेकर कैप्टन सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति से ही विधानसभा में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जी विनीत, कुछ मोटा मोटी अगर चीज़ों को समझा जाए, जो पंजाब के किसानों को भी चीज़ें समझ में आए और बाकी मुल्क के लोगों को भी समझ में आए, बाकी किसानों को भी, केंद्र से जब भी कोई कानून पास होता है तो वो जाहिर तौर पर प्रदेश देश भर के तमाम राज्यों में वो लागू होता है, उसको लागू करना ही होता है। सरकारें किसी भी दल की हों भाई, आप अगर अलग राजनीतिक दल है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं केंद्र के कानून को आप ठुकरा देंगे, उसके लिए अलग एक व्यवस्था लेकर आएंगे। आप तमाम पेचीदगियां बताइए, आप तमाम उस पर एनालिसिस करिए, लेकिन इस कानून को रोका नहीं जाएगा, ये भी समझना होगा कैप्टन सरकार को। उधर बंगाल में बवाल मचा, बिल्कुल, देखिए बंगाल में हुआ ना, की बात करें सीए और एनआरसी को लेकर किस कदर हंगामा खड़ा हुआ। विवाद जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केंद्र के कानून को राज्यों में लागू ना होने दिया जाए। फिर आप क्यों बैठे हैं अपने सांसद भेजकर विपक्ष में दिल्ली के अंदर? देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से लगातार जो हमें जानकारी मिल पा रही है और अभी भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आज का जो विधानसभा सेशन है उस विधानसभा सेशन के अंदर तकरीबन 8 बिल जो हैं वो विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। और सबसे पहला जो बिल है द कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूट पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020, ये कहीं ना कहीं किसानी से संबंधित बिल है, एमएसपी से संबंधित बिल है। यानी अगर ये बिल पास होता है तो फिर एक कंडीशन बन जाएगी कि भले ही केंद्र के द्वारा जो लोकसभा या राज्यसभा में पास किया बिल है वो पंजाब में लागू हो जाए, लेकिन पंजाब के किसानों को इतनी राहत जरूर मिलेगी कि यहाँ पर जो प्राइवेट एजेंसियां आएंगी फसल की खरीद करने को लेकर, उनके ऊपर यह शर्त लागू होती हुई नजर आएगी कि एमएसपी से कम दामों पर वो फसल की खरीद नहीं कर सकते। अगर वो कम दामों पर फसल की खरीद करते हैं तो उन पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा, उन पर कैद का भी प्रावधान किया जा सकता है। इस तरह का संशोधन खुद कैप्टन सरकार जो है वो केंद्रीय कानूनों में करने जा रही है और इस तरह का कहीं ना कहीं अधिकार राज्य सरकार को होता है कि अपनी राज्यों को है अधिकार, वो केंद्रीय कानूनों में थोड़ा वो संशोधन कर सकता है। बिल्कुल, ये राज्यों को अधिकार है कि केंद्र के कानूनों में इस तरह की चीजें करके राज्य के लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरे राज्य में इस कानून से अहित होगा तो हित के लिए आप ये व्यवस्थाएं कर सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर आप ये कह दें कि केंद्र के कानून को लागू नहीं होने दूंगा, महबूबा मुफ्ती वाली भाषा बोल दें आप, तो ये भी किसान समझता है। देखिए
ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है कि केंद्र और राज्यसभा या फिर लोकसभा के अंदर जो पास हुए कानून हैं उनको जो एक स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने राज्य में लागू होने से रोक सके। हाँ, इतना जरूर है कि उन कानूनों के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, उनमें संशोधन किया जा सकता है अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। ये राइट केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को देती हुई नजर आती है। तो ऐसे में ये अमेंडमेंट तो यहां पर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, इन कानूनों को आप चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात की जा रही है कि ये कानून जो है ये पंजाब के लिए काफी नुकसानदायक है, पंजाब की खेती को बर्बादी की तरफ लेने वाले हैं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट आपकी दलीलों को सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला ले पाएगा कि क्या वाकई में ही ये कानून जो है ये किसानी को बदहाली की तरफ लेकर जाएंगे। खुशहाल इन कानूनों से किसान नहीं होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी की बात करें, बीजेपी यही बात करती नजर आ रही है कि किसान को आजादी मिलेगी, किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन कांग्रेस की बात करें या अन्य कुछ राजनीतिक पार्टियों की बात करें, वो लगातार यही कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी, उसके बाद किसान की फसल की खरीद नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट किसानों के साथ प्राइवेट कंपनियां करती नजर आएंगी, वो अपने हिसाब से किसान को कहेंगी कि ये फसल उगाओ जिसमें उन कंपनियों को मुनाफा होता नजर आएगा। तो ऐसे में किसान को लागत भी नहीं मिलने वाली है। इसी वजह से किसान भी कहीं ना कहीं इन कानूनों का विरोध करते नजर आ रहे तमाम हैं, सारी खामियां, तमाम सारी अव्यवस्थाएं विनीत, और हर कोई गिना रहा है। पंजाब के अंदर जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से लेकर राष्ट्रीय पार्टियां, हर कोई इस बात को कह रहा है कि ये कानून जो है दमन करने वाला है, किसानों का गला घोंटने वाला है, कुठाराघात करने वाला है। लेकिन पंजाब की जो स्थिति है फिलहाल, आप जो एक्ट लेकर आ रहे हैं उसकी कॉपी आप विपक्ष को नहीं दे रहे। गजब खेल चल रहा है। महत्वपूर्ण सवाल तो ये कि जब एक सुर में आवाज उठ रही पंजाब के किसान के लिए, फिर इस तरह की स्थिति क्यों? बिल्कुल सुनील, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम सरकार के हर कदम में उसके साथ सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वो ये तक कह रहे हैं कि अगर आपको एक्ट बनाने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप एक सर्वदलीय बैठक बुला लें, आप सभी पार्टियों को वहां पर बुलाएं, सभी पार्टियों की राय लेने का काम करें कि आखिर इन कानूनों को पंजाब में लागू होने से रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह की अमेंडमेंट जो है वो इन कानूनों में पंजाब के अंदर की जाए ताकि किसानी को राहत मिल सके। लेकिन अभी तक बड़ी हैरत की बात है कि सरकार की तरफ से किसानों के इस मसले पर ना तो कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ना ही जो एक्ट की कॉपियां हैं। और विनीत, जहां तक आपने भी चीजों को समझा है, आप पहले दिन से जब से ये विरोध हो रहा है उस चीज को देख रहे हैं। अब देखिए, दोनों ही व्यवस्थाएं एक तरह की लग रही हैं। जहां मोदी सरकार एक साथ किसी को भरोसे में न लेकर उन्होंने इस बिल को पटल पर रख दिया, हंगामे के साथ वहां पर कानून बन गया। ये ऐसे ही पंजाब में भी हो रहा है। यहां पर भी विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया जा रहा, यहां पर भी स्थिति वही है। बिल्कुल, इसी वजह से विपक्ष जो है वो मोर्चा खोलकर बैठा है, कैप्टन सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां कानूनों की कॉपियां जलाई जा रही हैं, वहीं कैप्टन सरकार के खिलाफ भी जम के नारेबाजी हो रही है। और कल सारी रात आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो विधानसभा परिसर के अंदर सिर्फ इस चीज का इंतजार करते रहे कि कब कोई सरकार का नुमाइंदा आकर ये कहेगा कि कानूनों की कॉपी जो है, एक्ट की कॉपी जो है वो आ चुकी है, आप वो कॉपी ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और जब सुबह 10 बजे सेशन शुरू होगा तो सेशन के अंदर उन एक्टों के ऊपर सार्थक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज अभी से कुछ देर बाद ही सुनील स्थिति स्पष्ट हो जाएगी इन एक्टों की कॉपियों को लेकर कि कब ये कॉपियां विपक्ष को दी जाती हैं, कब इस पर बहस शुरू होती है, विपक्ष कब तक इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर पाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में सेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और कार्रवाई के दौरान विपक्ष का रुख भी स्पष्ट हो जाएगा और सत्ता पक्ष का नजरिया भी देखने वाला होगा कि क्या केवल राजनीतिक मनोरथ सिद्ध करने के लिए विपक्ष की तरफ से बड़ी बड़ी जो कह सकते हैं कि माफ कीजिए, सत्ता पक्ष की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे, हम किसानों को राहत देकर रहेंगे, वो देखना होगा विनीत। जाहिर तौर पर कथनी और करनी किस तरह की है सरकार की, वो देखनी होगी। और जाहिर तौर पर यह भी देखना होगा कि अभी जो फिलहाल दूसरे दिन की सदन की कार्रवाई शुरू होती है उसमें क्या कुछ और नई तकरीरें, नए नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप नज़र बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भी इसी मसले से जुड़ी हुई, बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों को किनारे करते हुए छत्तीसगढ़ में नए कृषि और श्रम कानून को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। एक तरफ पंजाब में हाहाकार हो रहा है तो दूसरी तरफ वहां भी ये स्थिति है। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राजभवन के लिए फाइल भेज दी गई। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने का इंतजार है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा के विशेष सत्र की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार
प्रदेश के मजदूरों, किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून बनाने जा रही है, जिसकी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछले कैबिनेट में नए कानून पर सहमति बनने के बाद 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी की बैठक में इसे मूल रूप दिया गया था और केंद्रीय कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण को लेकर दिए गए प्रावधान दुर्भाग्यपूर्ण बताए गए और ऐसे में राज्य सरकार को लगा है कि केंद्र के नए बिल से किसानों का हित नहीं होगा और जमाखोरी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को इससे बचाने के लिए राज्य सरकार अपना नया फरमान, नया कानून लेकर आ रही है। तीन अलग अलग बातें हैं। केंद्र सरकार ने अपने सीमा से परे जाकर के कानून बनाया। एग्रीकल्चर सेक्टर का कानून बनाने का अधिकार संविधान ने हमको दिया हुआ है, राज्य को दिया हुआ है। केंद्र ने उसको एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, व्यापार का शब्द जोड़ करके कानून बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट तक तो हमारे लोग गए हैं विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के। अब छत्तीसगढ़ में हम अपना कानून बनाने जा रहे हैं। महामहिम के यहाँ हम लोगों ने एक नस्ती भेजी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्पीकर साहब से सिग्नेचर करा करके माननीय महामहिम तक हमने अपनी फाइल भेजी। पवन ठाकुर हमारे सहयोगी बने हुए हैं रायपुर से सीधा। पवन, विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है, एक तरफ पंजाब में भी यही स्थिति है, तो सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य जो किसान संगठन में विरोध कर, इस पर फैसला किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार अपना नया विधेयक लाएगी, जिसकी अब प्रोसीजर फाइल कंप्लीट हो चुकी है और राजभवन में फाइल भेजी गई है नस्ती करके। तो ये माना जा रहा है कि 27-28 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा और लगभग इसकी तारीख फाइनल मानी जा रही है और विशेष सत्र में इन विधेयकों को पास कर दिया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही सरकार ने 3 और विधेयक रखे हैं। एक श्रम कानून विधेयक, जिसमें श्रमिकों को लेकर जो विधेयक है, इस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत है और बहुमत से ज्यादा सीट है, इसलिए इसको कोई विरोध नहीं होना और बिना किसी विरोध के पास बजट पास हो जाएगा इनका विधेयक। ठीक है, लेकिन सवाल वही, केंद्र के कानून को रोकना, क्या वाकई में राज्य सरकारों को इसकी अनुमति है? आप प्रावधान कर सकते हैं जैसा कि चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है, यानी कि पंजाब में देखने को मिल रहा है, वही स्थिति तो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी। आपके पास बहुमत है, ठीक है, अच्छी बात है, आप बाकी अन्य विषयों पर भी चर्चा करिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान क्या वाकई में आंदोलनरत है? छत्तीसगढ़ में क्या रेल रोको आंदोलन चल रहा है? छत्तीसगढ़ में क्या हाईवे और टोल नाके जाम किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ का किसान क्या लाठी डंडे झंडे लेकर बाहर निकल रहा है? ऐसा तो नहीं देखने को मिला छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल सुनील जी, ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं। जो सिर्फ जो राजनीतिक संगठन जो किसान संगठन है, सिर्फ वही एक किसान बिल का विरोध कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए या किसान महासंगठन जो होता है इसकी बात की जाए। इसके अलावा कोई ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा शहर या गाँव नहीं है जहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया हो, न छत्तीसगढ़ में किसी तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन किया गया हो। हालांकि ये बात अलग है कि जो केंद्र ने राज्यसभा और विधान लोकसभा में पास कर दिया बिल को निरस्त करना बात नहीं होता। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है, लेकिन इस मामले में क्या फैसला आएगा तो समय ही बताएगा। लेकिन जो बजट विधेयक पास हो चुका है, किसान इस बात का विरोध नहीं कर रहा, छत्तीसगढ़ का किसान इस बात का समर्थन भी करता नजर आ रहा है। कई सांसदों से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग खुद जाकर किसानों से पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, चाहे जसपुर सांसद हों, गोमती साय या फिर विजय बघेल हों, और भी तमाम सांसद हैं जो जा रहे हैं लोगों के बीच। वो कह रहे हैं कि ऐसा कहीं विरोधाभास तो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन फिर ऐसी जरूरत आन क्या पड़ी है छत्तीसगढ़ में? क्या सिर्फ इसलिए कि दिल्ली हाई कमान से एक आदेश आ जाता है कि इन कानूनों का विरोध करना है, इसलिए ये सारी कवायद हो रही है? जी बिल्कुल सुनील जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बात सत्य है कि जो दिल्ली आला कमान का है वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार वही करती है। चाहे वो धान खरीदी की बात में हो या बोनस की बात हो, ये जो तमाम बातें होती है छत्तीसगढ़ आला कमान, दिल्ली आला कमान के बाद ही छत्तीसगढ़ सारा फैसला लेती है। सबसे अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को विरोध नहीं। जब एएनबी की टीम ने किसानों से बात की थी तो किसानों ने साफ तौर पर कहा था
कि हम जो अधिया में देते हैं, जो अधिया होता था उसमें नुकसान होता था तो खेत मालिक और जिसे काम दिया जाता था उसका बराबर का होता था। लेकिन अब जो ठेका पद्धति हो गया, जो खेत को ठेके में लेगा, नुकसान उसका रहेगा, इसमें किसान को कहीं पर नुकसान नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें किसान इसलिए भी फायदे खुद नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ पे। जानकारी के लिए पवन। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात होगी उत्तराखंड की। हरिद्वार के ग्राम पंचायत दौलतपुर में ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। ग्राम पंचायत की एक महिला ने ही ग्राम प्रधान पर जाति सूचक शब्द और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। महिला के द्वारा ग्राम पंचायत में विकास न होने की वजह पूछने पर प्रधान ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही महिला को जाति सूचक शब्द कहे और धमकी देकर उसे भगा दिया। पीड़ित महिला ने थाना बहादुराबाद में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर महिला के द्वारा शिकायत पत्र देने के बाद भी पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा तो दे रही है, लेकिन आपको ये बता दें कि अधिकारियों की मिलीभगत से जनता की योजनाओं पर डाका डाला जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जनता तक पहुंचने वाली सरकारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। ग्राम पंचायत में पिछले 3 महीने से लगातार ग्रामवासियों के द्वारा विकास न होने पर शिकायती पत्र दिए गए, लेकिन अधिकारी जांच की कार्रवाई करने का लॉलीपॉप देकर मामले को ठंडे बस्ते में डालते रहे। न तो प्रधान पर कोई कार्रवाई हो रही है और न ही भ्रष्ट अधिकारियों पर किसी तरह से सरकार लगाम लगा रही है। सरकार लगातार ये दुहाई देती है कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो खुलेआम लूट मची है। 14 तारीख में गए थे जी। हम पहले कह दिया वहाँ से अब पटवारी के पास जाओ चकबंदी के, उन तो फिर हम घर फिर आए, फिर हम कह दिया अगर यहाँ नहीं है भाग जाओ इन तक। चमार चट्टे कहाँ था, यहाँ चमार चट्टे हम मेरा दिमाग खराब करो मेरा नो हो तो जी हमने यह बात बोल ली मैं हम वोट दे वहाँ तो जब भी तुम चमारे तो हम भी चमारे, जब भी चमारे वहाँ हेडपम्प क्यों नहीं दे रहे। नई बस्ती में हमारी एक भी हेडपम्प नहीं है। विकास हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। विकास, ये लगातार जो पंचायत है वो विवादों में है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में इस कदर स्थिति है कि लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वो नहीं पहुंच पा रही। दूसरी तरफ अगर शिकायत करने जाओ तो दबंगई दिखाई जाती है। कब होगी इस पर कार्रवाई?
बिल्कुल सुनील, आपको बता दें लगभग पिछले 3 महीने से ग्रामीणों ने लगातार अधिकारियों को अवगत भी कराया और तहरीर देकर यह भी बताया कि जिस तरह से ग्राम पंचायत में जो धांधली हुई है उसको भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक संबंधित जो अधिकारी है लगातार कुंभकर्ण की नींद में अधिकारियों के द्वारा लगातार हवाला दिया तो जाता है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पिछले लगभग 3 महीने से अब तक भी ना तो कोई अधिकारी गांव में शुद्ध लेने पहुंचा है और ना ही किसी तरह जो ग्राम पंचायत है वहां पर जो विकास का जो डाटा है अब तक वो लिया है। बात की जाए तो जो कागजी कार्रवाई में तो विकास धरातल पर दिखा रखा है, लेकिन जब धरातल पर वहां देखा गया तो धरातल पर ऐसी कुछ भी वहां पर कोई भी विकास के नाम पर बुनियाद नहीं है जो वहां पर किसी तरह से कोई भी विकास किया गया है। बात की जाए तो डीएम से लेकर जो तमाम अधिकारी जो संबंधित अधिकारी विभाग के वहां पर जो है ग्रामीण जा चुके हैं, अपनी जो है शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो अधिकारी है उनके द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि जांच चल रही है। आखिर 3 महीने से कौन सी वो जांच है जिसमें अब तक ना तो किसी संबंधित अधिकारी से कोई पूछताछ हुई है और ना ही ग्राम पंचायत में किसी तरह से किसी अधिकारी का कोई निरीक्षण हुआ है। तो ऐसा में साफ तौर पे देखा जा सकता है इस तरह से जो सरकार है, सरकार मंच पे जाकर जो अपनी योजनाएं गिनवाती है, तो ऐसे में तो जो योजना है गरीब जनता की वो तो गरीब जनता तक पहुंच नहीं पाती है। तो साफ तौर पर यहाँ पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को भी कुंभकर्ण की नींद से जागने की जरूरत है कि जिस तरह से जो भ्रष्ट अधिकारी जो फाइल में जो योजना है वो वहां पर दबी रह जाती है और आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर विकास और कई मर्तबा इस पूरे मसले को उठाया गया, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि अधिकारी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन क्या पूरा ये खेल चल रहा है, मिलीभगत चल रही है? इस मिलीभगत की वजह से ये कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि प्रधान तमाम योजनाओं को पलीता लगा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो विकास नहीं करा रहा, और सीधे तौर पर जब कोई पूछा जाता है उससे किसी तरह से ग्रामीण जब जानकारी लेने जाते हैं तो जान से मारने की धमकी तक दे देता है, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करता है ये। बिल्कुल सुनील, जाहिर तौर पर बात की जाए तो सिस्टम पूरी तरह से फैले तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी है वो भी जांच करने में कतरा रहे हैं। हालांकि महिलाएं जिस समय प्रधान के पास पहुंचती है तो प्रधान पूर्व में भी इनको गाली गलौज कर वहां से भगा देता है। अभी बात की जाए तो पिछले हफ्ते की जब महिला वहां पर प्रधान के पास पहुंची कि ग्राम पंचायत में कब विकास होगा, कब जो हैंडपंप है पानी के कब लगेंगे, तो ऐसे में प्रधान के द्वारा दबंगई साफ तौर पर वहां पर दिखाई जाती है। प्रधान जाति सूचक सब महिला को बोलता है, तो ऐसे में महिला के द्वारा बहादुराबाद थाने में तहरीर दी जाती है। विगत पिछले 2 दिन से अब तक कुछ भी थाने के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही किसी तरह की कोई जांच हुई है। तो ऐसे में गरीब जो जनता है, जो गरीब की जो योजना है, डीएम से आपकी बात हुई थी, जिलाधिकारी से डीएम ने क्या कुछ हवाला दिया है, क्या दलीलें दी हैं इस पूरे मामले पर? बिल्कुल सुनील, लगातार डीएम से हमारी 3 बार इसमें बात हो चुकी है, 3 बार डीएम साहब के हम जो है रूबरू हो चुके हैं। एनबी लगातार ये सवाल डीएम हरिद्वार से कर चुका है कि ग्राम पंचायत दौलतपुर में जो योजना है का पतीला वहां पर ग्राम प्रधान या जो अन्य अधिकारी उनके द्वारा लगा गया है। तो साफ तौर पर डीएम हरिद्वार भी यही दलीलें देते हैं नजर आए कि अभी जांच चली है कि सीडीओ के अभी हमारे द्वारा आदेश दिया गया है। तो ऐसे में ना तो सीडीओ के द्वारा कोई जांच हुई, जो मुख्य विकास अधिकारी है वहां पर भी ग्रामीण पहुंच चुके हैं। ऐसे में कई और ग्रामीण है जिनको प्रधान के द्वारा धमकाया गया है, फोन पर गाली तक दी गई है। तो साफ तौर पे जो प्रधान है शराब पीकर गाली गलौज करता है, गांव में पहुंचकर हंगामे करता है कि जो जिसमें दम है वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कार्रवाई कर ले। तो साफ तौर पे इस तरह की जो दबंगई है ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में ये वहां पर कह रहा था, और जिस समय महिला के द्वारा ये बात पूछी गई प्रधान जी कब विकास होगा, तो ऐसे में जो प्रधान है वो भी साफ तौर पे महिला को गाली गलौज करते हुए वहां पर नजर आया है। सुनील, विकास जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? क्या एक प्रधान का इतना बड़ा रसूख हो जाता है कि वो किसी को कुछ समझता नहीं? अधिकारी पंगु हो गए, उसके आगे नतमस्तक हो गए। अधिकारी जा रहे होंगे वहाँ से मिठाई ले रहे होंगे, वहाँ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी चादर ओढ़कर सो रहे हैं क्या? कहाँ है वहाँ के विधायक? बिल्कुल सुनील, जनप्रतिनिधि के भी पास भी महिला गई थी और वहां पर भी यही आश्वासन दिया गया है कि ऐसा में हमारे द्वारा अधिकारी को फोन किया गया है। बस ओनली सिर्फ फोन तक ही यह बात सीमित रह जाती कि हमने फोन किया, इसमें अधिकारी जो है जांच करेंगे या जो भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे में ना तो कोई जांच हो रही है और ना किसी तरह की जो कार्रवाई है, जो भ्रष्ट सिस्टम है उस पर भी किसी तरीके की जांच जो है प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। तो ऐसे में जो महिला काफी आक्रोशित है। महिला के द्वारा बस साफ तौर यह कहा गया कि अगर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर धरना देंगे और वहीं पर जाकर आमरण आंदोलन जो अनशन है वो भी करेंगे। तो ऐसे में महिला के द्वारा साफ तौर पर चेताया गया कि पिछले 3 महीने से जो है महिलाएं और जो ग्रामीण है सरकारी ऑफिस के चक्कर काटते हुए अब तक जो है महिला थक चुकी है।
महिला का कुल साफ तौर पर मिलाकर यह ये कहना है कि सिस्टम विकास पूरी के तरह गरीबों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, पैसा पहुंच जाता है, पैसे का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार का आलम है और यही वजह है कि गरीब की कौन सुनता है, पैसा बोलता है। जाहिर तौर पर ये गरीब है इसलिए सिर्फ जांच का भरोसा दे दिया जाता है और जांच किस रफ्तार से चलती है, किस तरह से चलती है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये सबको मालूम है कि प्रशासनिक जांच किस तरह की होती है गरीबों के लिए और बाकी अन्य लोगों के लिए। यही मसला कहीं किसी रसूखदार का होता या किसी पॉलिटिशियंस का होता, किसी बड़े अधिकारी का होता तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो रही होती, क्योंकि गरीब है इसलिए सुनने वाला कोई नहीं। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस पूरे मसले को और आप उठाते रहिए, क्योंकि ऐसी मुहिम हम लगातार चलाते रहते हैं और लोगों को न्याय दिलाते रहते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, बात मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस दबंगई का आरोप लगा रही है तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे होने की बात कर रही है, लेकिन मंच से जनता के मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने पुलिस द्वारा शिकार हुए अपने भाई की आपबीती सुनाई तो बीजेपी इसे सियासी जुमलेबाजी करार दे रही है। तो सीधी सी बात है कि अभी लेटेस्ट जो सोनिया थाने के अंतर्गत थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा, जिसने वो षड्यंत्र पूर्वक हमारे भाई को वहाँ मतलब चेकिंग के बहाने रोक करके और पकड़ के वहाँ थाने में ले गए और ले जाने के बाद जिस प्रकार से उसकी मारपीट, जानलेवा हमला किया, धारदार हथियार से उसके लहू लुहान कर दिया। वो सीसीटीवी फुटेज अगर अभी निकल आए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी 5,000 रुपए कफन की व्यवस्था के लिए उसके परिवार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में सीधे तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि सियासत किस तरह से गरमाती नजर आ रही है। उपचुनाव में नेताओं का सियासी खेल जारी है और विकास के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। धरातल पर विकास के दावे फेल हैं, लेकिन सियासी खेल लगातार चल रहा है। आपको ये बता दें कि एएनबी न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहा है, लोगों से पता कर रहा है कि आखिर किस किस तरह के भरोसा, किस किस तरह का प्रलोभन उनको दिया जा रहा है। लोग बता भी रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप जिस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं वहां की स्थिति क्या है, वहां किस तरह की राजनीति हो रही है और जनता क्या कुछ मांग कर रही है, जनता ने किस तरह की आवाज उठाई है वहां? जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से हम मुरैना क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, अंबा, दिमनी और जोरा, इन क्षेत्रों का हमने दौरा किया और इन क्षेत्रों में हमने जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि प्रत्याशी आते हैं और उनके लिए केवल शराब, पैसा, तमाम सुविधा देने की कोशिश करते हैं। और लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर दावे, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ दौरा था और जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह के बयान को लेकर बयान दिया और काफी आरोप लगाया, आइटम के ऊपर ये तमाम विवाद शुरू हुआ था। लेकिन उसकी अगर कड़ी को देखें तो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी अब उस कड़ी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर देखें जनता के लिए तो जनता के निचले स्तर पे हमें यहाँ पर विकास के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहे हैं। और ये तमाम मुद्दों क्षेत्र में तो लगातार शैलेंद्र ये भी देखने को मिला कि सीधे तौर पर दबंगई भी होती नजर आई। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके भाई के साथ मारपीट की गई और वो भी थाना अध्यक्ष के द्वारा। बिल्कुल सुनील जी, थाना अध्यक्ष द्वारा जिस तरह मारपीट का मामला सामने आया था, एएनबी न्यूज ने भी प्रमुखता से उठाया था। तत्काल कार्रवाई हुई और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया था मौके से। और जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि दबंगई के चलते प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है और अगर समय रहते कोई काम नहीं किया जाता है तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके भाई हैं, उन पर दबाव प्रशासन हो रहा है। उनने शिकायत भी की है। वहीं अगर बीजेपी की बात माने तो दबंगई जैसे माहौल से बस्ती नजर आ रही है, पर उनका सीधा कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। लेकिन
बड़ा सवाल सुनिए यहाँ पर यह आता है कि अगर विकास के मुद्दे पे काम कर रहे हैं तो प्रदेश में क्या 2.5 लाख करोड़ का कर्जा होता, और दूसरी ओर जो योजनाओं का लाभ है कई गांवों में पीएम आवास योजना हो या तमाम जो प्रदेश सरकार की योजना हो वो केवल कागजों पे ही नजर आ रही है। निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को छोड़ दें तो जनता यहाँ कोसती नजर आती है दोनों पार्टियों में। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए सुनील जी, अगर मान्यता और चुनावी जिस तरह से जब यहाँ के लोग वोट करते हैं तो स्वाभिमान को सर्वोपरि रखते हैं, विकास या भले उनके घर में खाने का नहीं है। कोरोना काल में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, रोजगार के लिए यहाँ पर काफी सूखे जैसी स्थिति मौजूद है। और अगर दूसरी ओर हम बात करें तो यहाँ पर किस पार्टी के लिए करेंगे तो ज्यादातर यहाँ पर जनसैलाब में अगर हम देखें तो बीजेपी के काफी बड़ा जनसैलाब यहाँ देखने को मिलता है। और दूसरी ओर निचले स्तर पर कांग्रेस अपनी जमीनी स्तर पर काम करती नजर आ रही है। और जनता की नब्ज को अगर हम बात करें तो दोनों ही यहाँ पर चीजों को देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी ऊपरी बात जो जनता की मन की बात है वो बताने से कहीं ना कहीं कतरा रही है, लेकिन पार्टियों को जरूर कोसती नजर आ रही है। और वोट के टाइम पर उनके पास ऑप्शन भी नहीं है इन दोनों पार्टियों के अलावा, और प्रदेश में दोनों पार्टियों के लिए यहाँ चुनौती भी है। तो सीधे तौर पर हम देखें सुनिए तो यहाँ पर अव्यवस्थाओं के माहौल के बीच में इन सीटों के शैलेंद्र, जिस क्षेत्र में आप हैं इस विधानसभा क्षेत्र का समीकरण क्या कुछ कहता है? जातिगत समीकरण हावी है या फिर कुछ और नए तमाम समीकरण बने हैं? हालांकि देखिए कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन ज़्यादातर दाल गलती नज़र नहीं आती है। कुछ एक आध सीट पर जरूर चंबल संभाग की पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जो है चुनाव जीते गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। सुनिए, थर्ड फ्रंट की हम बात करें तो थर्ड फ्रंट कहीं ना कहीं अभी बीजेपी के पाले में नजर आ रहा है। तमाम समीकरण और संगठन यहाँ काम कर रहा है और काफी बड़े तादाद के पदाधिकारी जो स्टार प्रचारक लेवल के हैं वो यहाँ डेरा डाले हुए हैं चंबल संभाग में। और लगातार अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जातिगत समीकरण के आधार पर ही वोट बैंक और तमाम चीजें तय होती है। जिस तरह से कांग्रेस के यहाँ विधायक थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं, तो लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के पदाधिकारी मुद्दों को बुनाते हुए उन पर गद्दार और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और वहीं अगर बीजेपी प्रत्याशियों की हम बात करें तो यहाँ पर वह सीधे विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं और किसी तरह इन तमाम मुद्दों पर विकास दवा गद्दार जैसे शब्दों का खंडन कर रहे हैं कि हमने कोई नहीं किया है। क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी जो वर्तमान में कांग्रेस के पूर्व में के विधायक थे उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ क्षेत्रीय विकास तमाम क्षेत्रीय विकास किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कार्यकर्ताओं का विकास ज्यादा हुआ है। पब्लिक के विकास की बात करें तो आज भी पब्लिक के हाथ में कटोरा ही सामने आ रहा है। शैलेंद्र, यहाँ के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि वहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाओं से अब तक वंचित रखा गया, महरूम रखा गया। वो लोग उन तमाम सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो सरकार की योजना है उनका लाभ भी उनको ठीक से नहीं मिल पाता है। ऐसे में सबसे पहले तो वो पीड़ा और दूसरा ये मंचों से जो लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेता इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं इमरती देवी को लेकर, फिर कांग्रेस बीजेपी जो है मौन धरना देना शुरू कर देती है। तो इन सारी चीज़ों का क्या असर उन लोगों में देखने को मिल रहा है? क्या उन क्षेत्र के लोगों को इन सब बातों से फ़र्क पड़ता है, या फिर वो ये चाहते हैं कि उनका जो भी जनप्रतिनिधि हो वो सिर्फ उनकी बात करे, उनके हित की बात करे, और इस तरीके के बेवजह के मुद्दे सिर्फ शहरी क्षेत्र में माहौल बना सकते हैं लेकिन ग्रामीणों को फर्क नहीं पड़ता? क्या कुछ वहाँ के लोगों की तकरीरें हैं? सुनिए, यहाँ के लोगों की बात माने तो ये उनको दोनों ही पार्टियों उस पर कहीं ना कहीं वो बात करने नजर नहीं आ रही है और ना ही किसी का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे। उनके लिए अहम मुद्दा अभी विकास का मुद्दा है, उनके यहाँ सुविधा का मुद्दा है। और जिस तरह से चंबल क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस की सीटें ही यहाँ आती थी, ज्योतिया सिंधिया जब से बीजेपी में पहुंचे हैं तो ज्योतिया सिंधिया बाहुल क्षेत्र और समर्थन क्षेत्र था। अब वर्तमान में नब्ज टटोलना मुश्किल ही होगा क्योंकि जनता को यहाँ ना तो कांग्रेस के माध्यम से यहाँ कोई विकास नजर आया, चूंकि यहाँ कांग्रेस के भेदभाव को जरूर हम देख सकते हैं। अगर कांग्रेस की सीट होती है तो निश्चित ही यहाँ पर बीजेपी की पार्टी जो
है बीजेपी द्वारा वहां पर जिस क्षेत्र में उनके विधायक नहीं है, जिस क्षेत्र में वो नहीं, तो वहां पर विकास नजर आता है। लेकिन वर्तमान में आप बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में ही है, तो सीधे तौर पर जनता को ठगाई महसूस कर रही है और जनता को माने जातिगत समीकरण हो या कुछ भी हो, उनके अगर जातिगत समीकरण के तहत भी अगर वो मतदान करती है तो यहाँ पर उनके लिए कोई भी समर्थन या विकास नजर नहीं आता है। लंबे समय में चंबल केवल खूनी संघर्ष झेलता नजर आ रहा है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है और गरीब जनता गरीब बनती जा रही है। उनके लिए रोजगार के कोई साधन यहाँ नजर नहीं आते। बड़ी चुनौती होगी दोनों ही पार्टियों की, पहले इनके जनता के मुद्दों को समझे, आरोप प्रत्यारोप और शब्दों की मर्यादा। फिलहाल तो शैलेंद्र सीधे तौर पर राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, किसी भी तरह से सीटों को कब्जाया जाए। यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से हर मुमकिन कोशिश में लगी है, सरकार में भी है और सीधे तौर पर सरकार आगे चलाने के लिए, बचाने के लिए 9 से 10 सीटें जीतना बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, नहीं तो सरकार भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए हर तरह की स्थिति परिस्थिति देखने को मिलेगी। आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, तमाम सारे नज़ारे देख रहे होंगे कि राजनेता देखिए अपनी सियासी चाल चलने के लिए और अपनी सियासत बचाने के लिए नए नए और नायाब तरीके अख्तियार करते हैं। किस किस तरह से भोली भाली जनता को लुभाने और फंसाने का भी काम करते हैं, ये तो आप बखूबी देख ही रहे होंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे, बात महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से सभी महिलाओं यात्रियों को नॉन पीक आवर्स यानी कि मुंबई में नॉन पीक आवर के दौरान सुबह 11 बजे से लेकर और 3 बजे तक और फिर शाम 7 से रात के 10 बजे तक लोकल ट्रेनों के परिचालन होने तक यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। रेलवे को एक पत्र 16 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ था और उसी दिन पश्चिम रेलवे द्वारा महाराष्ट्र सरकार को इसका उत्तर भेज दिया गया। रेलवे ने पत्र के जवाब में कहा था कि रेलवे इस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में अंतिम निर्णय प्रचलित कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में सामाजिक दूरी सहित सामाजिक और चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने पर आधारित होगा। कोविड-19 महामारी की अगर बात की जाए तो इसके मद्देनज़र राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना है राज्य सरकार को कोई प्लेटफॉर्म पर और ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ न हो, कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावी ढंग से नियंत्रित की जा सके। लेकिन इसके बाद अभी तक राज्य सरकार की ओर से ये संस्तुति नहीं पहुंची है। इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द महिलाओं के लिए राज्य सरकार ये व्यवस्था करे ताकि यहाँ ये लोकल मुंबई की लाइफलाइन चालू हो सके और लोग आसानी से अपना सफ़र तय कर सकें। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे सहयोगी सीधा बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, एक तो और ये कहा जाता है राज्य सरकार के द्वारा रेलवे से कि जल्द से जल्द महिलाओं के लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए और मान भी लेता है रेलवे, तुरंत जवाब भी देता है कि आपने जो व्यवस्था सुनिश्चित करनी है कोविड-19 के बीच वो सुनिश्चित किए हैं या नहीं। इसके बाद फिर कोई जवाब नहीं आता। आज 20 तारीख हो जाती है। देखिए सुनील, महाराष्ट्र सरकार ने एक पत्र में साफ तौर पर रेलवे से ये मांग की थी कि नवरात्रि के दौरान सिर्फ महिलाओं के लिए मुंबई की लोकल जो है चालू करने की परमिशन दे दी जाए। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जो महिलाओं को ये बता भी दिया कि हम आपके लिए मुंबई की जो लाइफलाइन कही वाली लोकल है वो आपके लिए चालू करने वाले हैं। ऐसे में पत्र के देने के बाद महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल खामोश हो गई। ऐसे में रेलवे अब इस इंतजार में बैठी थी कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है उसके लेकर कोई गाइडलाइन बताएगी, उसके बाद तैयारी की जाएगी। ऐसे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। जिस तरह से लगातार विपक्ष आक्रामक रहा है, विपक्ष बार बार ये कर रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने लोकल की मांग तो जरूर की है, लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार के पास किसी तरह की प्रोटोकॉल या किसी तरह की जो है तैयारियां हैं? इसको लेकर अब रेलवे ने एक पत्र में साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अगर महिलाओं के लिए मुंबई की लोकल चाहती है तो सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार हमसे यह मीटिंग करे और महाराष्ट्र सरकार हमें बताए कि मुंबई की लोकल को लेकर किस तरह की महाराष्ट्र सरकार की तैयारियां हो, चाहे वो मुंबई पुलिस की बात करे या सिटी पुलिस की बात करे। तमाम तैयारियों के बारे में रेलवे अब खुद जानना चाहती है। इसके साथ साथ देखिए सुरक्षा व्यवस्था ठीक है,
पुलिस की व्यवस्था को भी ठीक है, लेकिन और भी तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ी गई हैं रेलवे के द्वारा। ये पत्र में जवाब जो दिया गया उसमें ये कहा गया है सीधे तौर पर कि किस तरह से आप यात्रियों को सुनिश्चित कर पाएंगे, स्टेशनों पर किस तरह से आप नियंत्रित कर पाएंगे, दूसरा क्या मेडिकल की व्यवस्था उन लोगों की होगी, यात्रियों की। ये तमाम सारी चीज़ें हैं सत्यप्रकाश जो सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को कहा है, और एक बड़ी चुनौती बन गई है राज्य सरकार के लिए। इसीलिए इतना लेट लतीफ़ी हो रही है। नवरात्रों का वक्त जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या जल्द शुरू हो पाएगी लोकल? देखिए सुनील, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने मांग की है वो सबसे बड़ी बात रेलवे ने जिस तरह से जानकारी दी है, रेलवे ने कहा है सिर्फ मुंबई के अंधेरी स्टेशन से करीब 7 लाख महिलाएं रोजाना प्रवेश करती हैं। तो ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार के पास किस तरह की तैयारियां हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए जिस तरह से नवरात्रि के दौरान जो है रेलवे चालू करने की बात कही गई थी, ऐसे में सबसे बड़ा अहम सवाल रेलवे ने उठाया है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर पत्र देने के बाद क्या रेलवे को हम बहाल कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे के पास भी बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना है, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेलवे पूरी तरह से चिंतित है। यही बात है कि रेलवे और महाराष्ट्र सरकार अब आमने सामने हो गए हैं। सुनील, बिल्कुल सीधे तौर पर, लेकिन क्या कोई विकल्प निकलता हुआ नजर आ रहा है, कोई समाधान है इन सारी चीजों का, या सिर्फ पत्राचारी हो रहा है सत्यप्रकाश? देखिए सुनील, कल हमारी बात जो है पालक मंत्री असलम शेख से भी हुई है, उसके बाद शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे से भी हुई है, उसके बाद रेलवे से भी है। तो क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं। सबसे पहले रेलवे ने क्या कुछ कहा है। रेलवे ने यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने हमें 16 अक्टूबर को एक पत्र दिया है जिसमें महिलाओं के लिए ट्रेन चालू करने की बात कही है। उसके बाद से कोई एक्शन महाराष्ट्र सरकार द्वारा नहीं बताया गया। अब असलम शेख का कहना है कि हमने 2 दिन पहले ही पत्र दे दिया था, लेकिन महाराष्ट्र रेलवे प्रशासन अभी तक कोई बात इस पर सामने नहीं आई है। उन्होंने यहां तक कि कहा कि अब हम रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी इस विषय में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दूसरी तरफ शिवसेना के विधायक प्रकाश सुर्वे के साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार जो है लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। नवरात्रि के समय और 9 देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन इन्हीं देवियों के लिए महाराष्ट्र जो है बीजेपी जो है अब ट्रेन नहीं चालू कर रही है, तो बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम आरोप प्रत्यारोप सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे ये कहती है कि हमारे पास तैयारियां पूरी है। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ये बताए कि प्रोटोकॉल को लेकर कितनी उनकी तैयारी है। अगर किसी महिला को कोरोना हो जाता है सुनील, तो पूरे उस बोगी को जो है कंटेनमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद उस स्टेशन को जो है आइसोलेट करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है रेलवे के सामने। तो रेलवे सबसे पहले ये जानना चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार के पास किन किन के तहत तैयारी है और किस प्रोटोकॉल के तहत ट्रेन चलाने की अनुमति मांग रही है। अभी फिलहाल कोविड को लेकर किस तरह की और एहतियात बरते जा रहे हैं सत्यप्रकाश, और क्या कोरोना की चेन को तोड़ने में जो है कारगर साबित हो रही है सरकार? क्या इसके आंकड़ों में रोकथाम देखने को मिल रही है, या फिर अनियंत्रित होता जा रहा है कोविड का ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है, जो कोरोना महामारी है? देखिए सुनील, जिस तरह से मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोरोना कहीं न कहीं नियंत्रण में जरूर है। अब रिकवरी रेट की भी बात की जाए तो काफी अच्छा 80% के ऊपर जो है रिकवरी रेट है। वहीं लगातार जो है लोग जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि बिना मास्क बाहर निकलना मुंबई पुलिस के डंडे सहन करने के बराबर है। मुंबई पुलिस लगातार, सिटी पुलिस लगातार और मनपा लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है। वहीं राज्य सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, चाहे वो ट्रेन में बैठने की बात की जाए या बस में बैठने की बात या ऑटो रिक्शा में। इस तरह से ऑटो रिक्शा में 3 लोगों को बिठाया जाता है, लेकिन अब सिर्फ महज 2 लोगों को। कल आपने देखा मेट्रो को चालू कर दिया गया, मेट्रो में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और तमाम बेहद जो सुरक्षा के लेकर नियमावली तय की गई है उसका पालन करना बेहद जरूरी होगा। सुनील, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका सत्यप्रकाश। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार।